दे रही हूँ।
हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों कारक के भेद। और कारक के 4 भेद हम पिछली क्लास में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी आज कारक के बचे हुए भेदों को करते हैं कंप्लीट। और इसमें है कारक के भेद में कारक के भेद हिंदी में 8 भेद होते हैं। आज हमें 5वां कारक अपादान कारक कंप्लीट करना है। इसके अंदर पंचमी विभक्ति होती है और इसका परसर्ग जिसको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं वो होता है से। और इस से का प्रयोग करते हैं अलग होने के लिए। से अलग होना अर्थात पृथकता। पृथकता के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है वो ये है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का अलग होना पृथकता, अलग होना पृथकता या अलगाव पाया जाए तो क्या कहलाते हैं? अपादान कारक। तो अपादान कारक में हमेशा अलग होने और दूरी की बात करेगा। तो जहां पे भी हेलो जी, आवाज तो ठीक है? नहीं, आज आवाज में प्रॉब्लम नहीं है प्रगति जी, ठीक है? आवाज स्लो आ रही है। एक बार आप अपने मोबाइल की आवाज थोड़ा बढ़ा के देखो, यहाँ से तो आवाज आज ठीक है जी। बोलना एक बार। नवनीत सर, भाई साउंड में थोड़ा स्लो है, एक बार परेशान है स्टूडेंट, एक बार देखना उसको बढ़ा दो आप साउंड को। नहीं, वो अब आवाज़ तो उठा रहा है, वो थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो क्योंकि इसमें दिक्कत है कुछ ना कुछ। एक बार वहाँ पे बताओ ना, एक बार आप टेक्निकल टीम में ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ।
आवाज आ ही नहीं रही है। अच्छा, तो करो कैसे भी, थोड़ा आवाज बढ़ा दो ना, फिर यहीं से बढ़ा दो आप। हाँ वो बढ़ा दो आप आवाज, क्योंकि बंद करेंगे तो माइक काम नहीं करेगा। हेलो हेलो हेलो। आप जी, तो जिससे किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी का अलग होना पाया जाता है वहां अपादान कारक होता है। ठीक। तो पहली कंडीशन है हमारी, जिससे वस्तु का अलगाव हो, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। मेरठ दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। मेरा घर आपके घर के घर से थोड़ी ही दूरी पर है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां बिल से बाहर निकला। तो ये सब क्या है जी? बंदर छत से कूद गया। बंदर छत से कूद गया। तो ये कूदना, अलग होना, यहाँ निकलना, ये प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये हिमालय है। अब इस हिमालय पर ये बर्फ जमी हुई है और ये पानी के रूप में जैसे सूरज निकला नीचे आ गई। अब इस पानी का जो गंगा के रूप में है, जो गंगा जल है, इस हिमालय से अलगाव की बात हो रही है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, से का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? करण कारक में, साधन के रूप में। और इसके साथ से का प्रयोग कहाँ होता है? अपादान कारक में। तो यहाँ जो ये से का प्रयोग हुआ है, तो जिसके साथ में ये से लगा है, आपको ये ध्यान रखना है, अपादान कारक उसमें है। अब वो आपसे कहेगा गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें अपादान कारक बताइए किसमें है? ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 हिमालय, ऑप्शन 3 निकलना, ऑप्शन 4 सभी। तो आप करके क्या होगे? गंगा या फिर सभी, जबकि है किसमें? हिमालय में। क्योंकि हिमालय से है जिससे किसी वस्तु व्यक्ति प्राणी का अलग होना पाया जाए। तो यहां से हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो हिमालय में अपादान कारक है, दिल्ली में अपादान कारक है। इसके बाद यहाँ घर में, जो आपका घर, उसमें अपादान कारक है, पेड़ में अपादान कारक है, यहाँ बिल में अपादान कारक है। दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा कारक है, आपका हो गया अपादान। फिर अपादान किसमें है? जिसके साथ कारक चिन्ह लगा है। तो जिसके साथ कारक चिन्ह लगा है, अपादान कारक है, उसमें है। यहाँ हिमालय, यहाँ दिल्ली, यहाँ आपका घर, यहाँ पे पेड़ और यहाँ पे बिल। क्लियर? इसमें दूरी की बात हुई है, इसमें अलगाव की बात हुई है। तो इसी वजह से प्यारे दोस्तों ये क्या कहलाया? अपादान कारक। अगर आवाज सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज भी ठीक है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए।
यस कीजिए। मुझे पूरा माइक ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रोज प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे आप कल और परसों आपकी क्लास होगी नहीं, सैटरडे संडे, तो मंडे को नए माइक से मैं क्लास लूँ जी। तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, जिससे डर अर्थात भय लगता हो, जिससे डर अर्थात भय लगता हो, तो वो क्या कहलाएगा, अपादान कारक। लड़कियां चूहों से डरती है, तो यहाँ अपादान कारक किस में हो जाएगा, चूहों में। तीसरी कंडीशन, जिससे रक्षा की जाए, तो वो भी क्या कहलाते हैं, अपादान कारक। आप मेरी शेर से रक्षा करो, रक्षा करो, तो रक्षा करने में, बचाने में क्या है जी, अपादान कारक है। फोर्थ कंडीशन, जिससे तुलना की जाए, वो भी क्या कहलाएगा, अपादान। मेरा सीता से अधिक, मेरा सीता से अधिक, सीता से अधिक बुद्धिमान है, मेरा सीता से अधिक बुद्धिमान है, जिससे जिससे प्रेम किया जाए, प्रेम किया जाए, वो भी क्या है जी, अपादान कारक। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, तो ये क्या है जी, अपादान कारक। तो अपादान कारक की 9 कंडीशन है, 5 कंडीशन आपके सामने है जी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी का? 6 कंडीशन, 6 कंडीशन क्या है जी, जिससे शर्माया जाए, किससे शर्माओगे जी, बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। 7, जिससे लज्जाया जाए, जिससे लज्जाया जाए। राधा अपने ससुर से लज्जाती है, जिससे विद्या ग्रहण की जाए। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से
धनुष विद्या विद्या ग्रहण की। जिस तिथि दिन माह वर्ष से कार्य, जिस तिथि दिन माह वर्ष से कार्य आरंभ हो, आरंभ हो, कार्य आरंभ हो, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच 17 अप्रैल 2026 से आरंभ होंगे। तो यहाँ क्या है, कार्य का आरंभ होना पाया गया। तो ये नो कंडीशन है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन नो कंडीशन को और शॉर्ट कैसे करोगे, नो कंडीशन को शॉर्ट करोगे जिससे डर लगेगा, जिससे रक्षा की जाए। तो डरने में अपादान कारक, रक्षा करने में अपादान कारक, तुलना करने में अपादान कारक, प्रेम करने में अपादान कारक, शर्माने में अपादान कारक, लज्जाने में अपादान कारक, विद्या ग्रहण करने में अपादान कारक, जिस तिथि दिन माह वर्ष से कार्य का आरंभ होना पाया जाए। एक बार और पढ़ लो हेमंत जी, जब आप इसको पढ़ चुके हो तो इसको एक बार और पढ़ लो, क्योंकि रीजन क्या है, एक बार पढ़ने से अगर सिलेक्शन होते तो बच्चे बार बार परचेज ना करते बैच को, ठीक है। क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, बाकी टॉपिक जो बचे हैं वो तो होंगे ही आपके। तो इसको भी सीक्वेंस में लॉजिकली प्रत्येक कंडीशन के साथ में, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। बस करो, आपका कमेंट हो गया है। तो ये सारे के सारे क्या है जी, आपके अपादान कारक की कंडीशन। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि आपके सामने पहली बार नो कंडीशन आई है। छठा जो है जी हमारा वो क्या है, संबंध कारक। छठा क्या है, संबंध कारक। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। परसर्ग और कारक चिन्ह क्या है जी, परसर्ग कारक चिन्ह है का, के और की, रे, रा और रे। तो ये का के की हमें किसको बताएगा, ये का के की बताएगा हमें संबंध कारक। संबंध कारक की कंडीशन क्या है, जहां जहां संज्ञा का, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो, जहाँ संज्ञा का, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट हो, जहाँ सर्वनाम का, सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंध बताया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो संबंध कारक कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, संबंध कारक। जैसे यशोदा जी श्री कृष्ण की माता है। दूसरा, राजा दशरथ राम के
पिता है, ये है मेरा भाई है, ये पुस्तक मेरी है। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ माता जो है ये शब्द हमें बता रहा है संबंध को, पिता बता रहा है संबंध को, भाई बता रहा है संबंध को। जब किसी सेंटेंस में माता पिता भाई आ जाए, चाचा चाची ताऊ ताई ये आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संबंध को बताएगा। दूसरा इसके अंदर क्या है कि यहाँ यशोदा जी श्री कृष्ण, तो यहाँ यशोदा जी श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण की माता है, तो संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध, ये दोनों संज्ञा है। यहाँ दशरथ और राम दोनों संज्ञा, संज्ञा के साथ संज्ञा का संबंध। यहाँ सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध, यहाँ सर्वनाम का संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध। यही दो कंडीशन है संबंध कारक की, तो इसलिए क्या कहलाएगा, संबंध कारक। अब आ जाते हैं 7 नंबर, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहाँ होगा अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति पर सर्ग, क्या होगा जी, में पे और पर। तो में पे पर क्या है जी, पर सर्ग, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ आधार होता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार होता है। आधार अर्थात अधिकरण, आधार अर्थात अधिकरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है तीसरा, जहां कार्य संपन्न या संपादित हो, उसे अधिकरण कहते हैं, उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण के दो प्रकार, एक होता है कालाधिकरण, कालाधिकरण, और दूसरा होता है स्थानाधिकरण। एक क्या होता है जी, कालाधिकरण, और दूसरा होता है स्थानाधिकरण। दूसरा क्या होगा, स्थानाधिकरण। जो कालाधिकरण है और दूसरा क्या है, स्थानाधिकरण है, तो इसके अंदर मिनट, सेकंड, घंटे, दिन, रात, सप्ताह, माह, वर्ष, प्रातःकाल, आज, कल, परसों, प्रतिदिन, ये सब आपको काल की सूचना दे रहे हैं। संध्या, शाम, संध्या शाम, सवेरा,
साल, वर्ष, युग। स्थानाधिकरण, अलमारी, सड़क, छत, पेड़, मेज, खूंटी, खूंटी, पर्स, पर्स, शहर, नगर, राजधानी, राज्य, देश, गांव आदि। ये सब क्या है? स्थान। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब स्थान का आधार लेके कोई कार्य संपन्न होगा तो स्थानाधिकरण, और जब समय अर्थात काल का कोई आधार लेके कार्य को संपन्न करेंगे तो क्या कहलाएगा? कालाधिकरण। तो अधिकरण किसे कह रहे हैं? आधार को। जैसे मेरा लिखने का आधार क्या है? ये स्मार्ट बोर्ड। आप किस पर चीजें नोट कर रहे हो? अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे। तो जहां कार्य संपन्न होता है उसको हम अधिकरण अर्थात आधार कहते हैं, और वे होते हैं दो प्रकार के। तो जिस प्रकार अगर मैं कहूं कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो अलमारी क्या है? कपड़ों के संपादित करने, उस क्रिया को पूर्ण करने का स्थान। ठीक है। लड़के सड़क पर खड़े हैं, ठीक है, बिल्लियां छत पर बैठी हैं, तो वो सब क्या है? वहां पर चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो सब वो आधार का काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तो मैंने मिनट का आधार लिया। ठीक है, ये कुछ ही सेकंडों का काम है। ठीक है, मुझे सिलेबस को कंप्लीट करने में 50 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब क्लास 2 दिन बाद होगी, तो दिन का आधार दिया गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अधिकरण कारक। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है कि लाइफ में दोबारा से रिवीजन ना करना पड़े। ठीक है, पहले काला अधिकरण के देख लेते हैं। ये काम यहां तक क्लियर है? ये सारी कंडीशन। जी जी, अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। जी जी। सपना, रुचि, कीर्ति, काजल, प्रियंका, साक्षी, अरविंद, भारती, सत्यम, आकाश, अश्वनी। जी जी। अच्छी बात है। देखो रीजन पता है क्या है? किसी एक सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर लो, किसी एक सब्जेक्ट के जब सारे क्वेश्चन सोल्व होने लगे, जब आप कोई मॉक टेस्ट दो, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो समझ लेना उस सब्जेक्ट का 100% अचीवमेंट आपको हो चुका है। और वो आईक्यू लेवल जो आपने एक सब्जेक्ट में बनाया है, दूसरे सब्जेक्ट में भी वो आपकी मदद करेगा। ठीक है जी। बीच में लाइट चली गई थी, सारे काम आज ही होने हैं। लाइट गई थी, बंद हो गया था। नहीं है इसी में, इसलिए तो है अब। हाँ ये रहा, खुल जाएगा ना ये। मिल गई। लाइट शायद अभी भी गई हुई है। तो ये हो गया जी। अब यहाँ पे लेने हैं हमें
सेंटेंस। ये कार्य केवल, ये कार्य कुछ ही सेकंड का है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। अब क्लास 2 दिन बाद होगी। वह अगले साल आएगा। आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आपको प्रतिदिन पढ़ना, आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कपड़े अलमारी में रखिए। पैसे मैंने पैसे आपके पर्स में रख दिए थे। चिड़िया पेड़ पर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। लड़के सड़क पर खड़े होकर बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसका कारक चिन्ह क्या है, मे पेपर। तो ये कार्य कुछ ही सेकंड का है, तो यहाँ सेकंड समय को बता रहे हैं, यहाँ मिनट समय को बता रहा है, यहाँ दिन समय को, यहाँ का साल समय को बता रहा है, यहाँ प्रतिदिन समय को बता रहा है। तो ये पहले 5 सेंटेंस आपके हो गए कालाधिकरण के। किसके हो गए जी? कालाधिकरण, समय को आधार बनाया गया। और इन सेंटेंस में जो 6 से लेके 9 तक हैं, ये हैं आपके स्थानाधिकरण। ये क्या है जी? स्थानाधिकरण। इसमें स्थान क्या है जी? अलमारी। इसमें स्थान पर्स है, इसमें स्थान पेड़ है, और इसमें स्थान है सड़क है। तो इनमें आपका अधिकरण कारक है। क्लियर? दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इसमें मे का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी मे का प्रयोग हुआ है, इसमें भी मे का प्रयोग है, इसमें पर का प्रयोग है। ठीक है, इसमें भी पर का प्रयोग है। तो पर किसके साथ आया? सड़क के। पर किसके साथ आया? पेड़ के। मे किसके साथ आया? पर्स के। मे किसके साथ आया? अलमारी की। और यहाँ मे किसके साथ आया है? मिनट के। तो इसलिए इन्हीं में ही कारक होगा, जिसके साथ कारक चिन्ह है उसमें ही कारक। ठीक है जी? हाँ, कल संस्कृत की क्लास ले लेंगे, बात सही है। दोनों दिन आपकी संस्कृत की क्लास लेंगे, सैटरडे भी और संडे। तो ये हो गया जी आपका अधिकरण कारक। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है चीजें? अब आ जाओ आप, अधिकरण बच गया हमारा संबोधन। कौन सा कारक है जी? संबोधन
कारक प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग, कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग है, ए और अरे, ये इसके कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग। कहाँ होगा जी संबोधन कारक? जहां कर्ता के द्वारा किसी को संबोधित किया जाए, संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, बुलाया जाए, स्मरण किया जाए, बुलाया जाए, स्मरण, स्मरण किया जाए मतलब याद किया जाए, किया जाए, किसी की स्तुति हो, किसी की स्तुति, प्रार्थना, पूजा हो, या फिर किसी पर चिल्लाया जाए, चिल्लाया जाए, या फिर किसी पर चिल्लाया जाए, तो वहाँ संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक होता है। दूसरी कंडीशन, जिस वाक्य में विषम्य बोधक, जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह, जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह, विषम्य बोधक चिन्ह लगा, जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह लगा हो वो क्या कहलाते हैं? संबोधन कारक। ए भगवान, आप सब की नौकरी 2026-27 में लग जाए। तो हमने किसको याद किया? भगवान को। अरे इधर आओ, यहाँ क्या किया? बुलाया हमने, अरे इधर आओ। तो ये क्या है? तीसरा। अजी आप तो सुनते ही नहीं हो, केवल लिखते रहते हो। ठीक है जी। हे छात्रों, लिखने व समझाने से नौकरी मिलती है, बातें करने से नहीं, बातें करने से नहीं। इसको पहचानना बड़ा आसान है।
संबोधन कारक को पहचानना बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ विषम्य बोधक चिन्ह, जिसको हम संबोधन बोधक चिन्ह भी कहते हैं, तो जिस वाक्य में विषम्य बोधक चिन्ह लगा हो वे सारे के सारे वाक्य है संबोधन कारक। जहां कर्ता के द्वारा किसी को संबोधित किया जाए, अरे इधर आओ, ओ बाहर जाओ, ठीक है, अरे आपको ही बुलाया जा रहा है, तो ये सब क्या है? संबोधन है। तो ये थे जी आपके संबोधन कारक। कारक वाला टॉपिक हो गया है प्यारे दोस्तों कंप्लीट। अब बारी है हमारी समास की। इसकी बारी है जी समास, इसी पर डिपेंड है जी ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? शब्द संरचना क्या है जी? शब्द संरचना सम और आज से मिलकर बना है। दूसरा क्या बनेगा? शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्या है जी? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होगा जी? संक्षेप। तीसरा क्या बनेगा जी? परिभाषा। परिभाषा कितनी है? शब्दांश और शब्द मिलके, जहाँ कोई शब्दांश हो और उसके साथ शब्द मिल जाए, जैसे प्रतिदिन, आजन्म और निर्धन, ये सब सामासिक पद है। दूसरा, जहाँ शब्द के साथ में शब्द आ जाए, जैसे दिन रात, माता पिता, ठीक है जी, कर्ण अर्जुन, ये सब क्या है? इसके बाद तीसरी परिभाषा, पद के साथ में पद आ जाए, दो पदों का योग भी समास होता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया चिड़ियाघर, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, हिमालय और राजपुत्र, ये सारे क्या है? पद है। क्योंकि इनमें भी भक्ति आएगी, इनमें भी भक्ति नहीं आएगी। अब जो चिड़िया के लिए घर है, तो के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति बता रहे हैं। विद्या के लिए आल्य चतुर्थी विभक्ति है। बर्फ का घर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध कारक, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ पे, दो से अधिक शब्द। दो से अधिक शब्द, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तन, मन और धन। तो समास की चार परिभाषाएं हैं, ठीक है। तो समास की कितनी परिभाषा? चार। तो चार परिभाषाओं में क्या है? एक शब्दांश। शब्दांश किसे कहते हैं? उपसर्ग को, जो आगे यहाँ प्रति के रूप में लगा है, आ के रूप में लगा है, यहाँ क्या लगा है? निर के रूप में। क्लियर? तो जब एक शब्दांश किसी शब्द से पहले लगा हो, किस शब्द से पहले लगा है? ये लगा है दिन से पहले, जन्म से पहले, धन से पहले। तो किसी शब्द से पहले शब्दांश आएगा तो सामासिक शब्द बनाएगा, और वे एग्जाम्पल किसके होंगे? अव्ययी भाव समास के। तो ये कंडीशन अव्ययी भाव की है। जब शब्द के साथ शब्द आ जाए, दिन रात है, माता पिता है, कर्ण अर्जुन है, ये एक जगह आ गए, यहाँ अलग अलग हो गए, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये भी सामासिक पद है। इनमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जब पद के साथ है, शब्द और पद में अंतर क्या है? इसके साथ कभी कारक चिन्ह नहीं आएंगे शब्दों के साथ। जब शब्दों के साथ कारक चिन्ह आ जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। जब शब्दों का वाक्य में, वाक्यांश में प्रयोग हो जाता है तो वे शब्द नहीं रहते, पद बन जाते हैं। जब शब्दों के साथ विभक्ति आ जाती है तो वे पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर, तो के लिए क्या बताएगा? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। विद्यालय, विद्यालय के लिए घर, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। हिमालय, बर्फ का घर, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। राजपुत्र, राजा का पुत्र,
तो इनमें क्या आ गई, सब में कारक चिन्ह आ गए। इनमें लाना कारक चिन्ह, किसी में भी कारक चिन्ह, ठीक है। आज ना मतलब जीवन भर हो गया, कोई कारक चिन्ह नहीं है। दिन रात, दिन और रात, कोई कारक चिन्ह नहीं है, बल्कि और शब्द, अविकारी शब्द का प्रयोग किया और का। रोटी कपड़ा और मकान, तन मन और धन, तो ये क्या द्वंद्व समास, ये क्या थे तत्पुरुष समास, ये क्या थे द्वंद्व समास। इसकी ये उदाहरण किसके थे, अव्ययी भाव समास के। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा समास के भेद से। किससे बनेगा, समास के भेद से बनेगा क्वेश्चन। यहां पे आ जाओ। समास के भेद कितने होते हैं जी, 6। कारक 8, समास के भेद 6। कौन से भेद है जी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा द्वंद्व समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा तत्पुरुष समास। और छठा बहुव्रीहि समास। क्लियर है जी। निम्नलिखित में से कौन सा समास का भेद नहीं है, वो पूछेगा आपसे। सब पढ़ाएंगे, रस भी पढ़ाएंगे, अलंकार भी पढ़ाएंगे, छंद भी पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। जी जी। अव्ययी भाव समास कहाँ होगा दोस्तों, जहां पहला पद, पहला प्रथम पूर्व पद प्रधान समास कहते हैं, ये हम इसको। क्लियर। पहला हिंदी में कहते हैं, प्रथम संस्कृत में कहते हैं, पूर्व कहते हैं अपभ्रंश भाषा में। दोनों पद प्रधान, यानी कि पहला व दूसरा पद प्रधान समास। कर्मधारय कहाँ होगा, कर्मधारय विशेषण विशेष्य समास, विशेषण विशेष्य समास, उपमान उपमेय समास, उपमान उपमेय समास, विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय समास। पहला पद संख्यावाची,
दूसरे पद की प्रधानता कहाँ होती है? द्विगु में। दूसरा द्वितीय उत्तर या बाद वाला पद प्रधान समास। कौन सा? तत्पुरुष। बहुव्रीहि। अन्य पद तीसरा पद प्रधान समास या जहां दोनों पद गौण हो। दोनों पद गौण का मतलब मुख्य ना हो, प्रमुख ना हो। दोनों पद गौण हो तो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास कहलाएगा। क्लियर है जी? तो ये इनकी डेफिनेशन है और ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें पूछा ना जाता हो। तो पहला पद प्रथम अर्थात पूर्व बात एक ही है। दूसरे पद को हम द्वितीय उत्तर या बाद वाला पद भी कहते हैं। अब इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा। तो हमारे पास तीन समास ऐसे हैं जिनमें सेकंड पद ही महत्वपूर्ण होता है, कर्मधारय, द्विगु और तत्पुरुष। लेकिन अंतर क्या है तीनों में? अंतर यह है कि इसमें वो विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय होगा दूसरा पद, लेकिन वो द्विगु में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय नहीं होगा ना तत्पुरुष में। द्विगु की खासियत क्या है कि पहला पद संख्यावाची होगा, जबकि पहला पद कर्मधारय तत्पुरुष में कभी संख्यावाची नहीं होता है। और यहाँ तत्पुरुष की खासियत क्या है कि दूसरा पद प्रधान होगा, वो दूसरा पद कभी भी ना विशेषण होगा ना विशेष्य होगा और ना पहला पद संख्यावाची। कॉमन चीज तीनों में क्या थी कि तीनों में ही दूसरा पद प्रधान है। अलग अलग क्या था कि कर्मधारय में वो दूसरा पद या तो विशेषण या विशेष्य या उपमान या उपमेय होगा। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होगा, इसमें पहला पद ना तो संख्यावाची होगा ना विशेषण विशेष्य और ना उपमान उपमेय। ये अंतर है। बहुव्रीहि में अन्य पद दोनों को छोड़ के कोई तीसरा पद, दश और आनंद को छोड़ के रावण की प्रधानता। तीसरा पद का मतलब होता है नील और कंठ दोनों को छोड़ के तीसरा पद भगवान शिव की प्रधानता। जहां दो पद गौण हों तो दोनों पद अगर गौण हैं तो फिर तीसरा प्रमुख हो जाता है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष, अगली क्लास में हम टॉपिक कंप्लीट कर ले जाएंगे इसको। और दूसरा होता है व्याधिकरण। दूसरा क्या होता है? व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर हमारे आते हैं कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, और दूसरा आता है द्विगु तत्पुरुष। दूसरा क्या आता है? द्विगु तत्पुरुष। व्याधिकरण के अंतर्गत हमारे आते हैं यहाँ पर 6 प्रकार। तो ये कितने प्रकार का होता है? 6। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इनमें 6 प्रकार में कौन कौन से आएंगे जी? इसमें 6 प्रकार में आएंगे हमारे कर्म तत्पुरुष, कर्ता को छोड़ देंगे। दूसरा करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। तीसरा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा
अपदान तत्पुरुष। पांचवा संबंध तत्पुरुष। छठा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण तत्व। अब इसमें क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा का प्रयोग करेंगे। संप्रदान में के लिए का प्रयोग जो आप पढ़े हो। अपदान से अलग होना, इनका प्रयोग होगा कारक चिन्ह के रूप में। संबंध में का, के और की। अधिकरण में पे और पर का प्रयोग। अब आपने जो कारक चिन्ह पढ़े हैं वो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि हमें व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद करने हैं और बिना कारक चिन्ह के आप इनको कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने शब्द ले लिया ग्रामगत, तो गांव को गया। ग्रामगत का समास विग्रह क्या हो जाएगा, गांव को गया, को आ गया। ऐसे यहाँ पे ले लिया गुण युक्त, गुण से युक्त, से आ गया, करण कारक हो गया। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए आ गया। ऐसे अपदान, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से अलग हो गया, पथ से भ्रष्ट। संबंध राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आ गया, ये वाला का, इसमें ये वाला से, इसमें ये वाला के लिए। ठीक है। अधिकरण यहाँ पे सिर दर्द, सिर में दर्द, इसमें में आ गया। तो इसका समास वगैरह करोगे तो में आएगा, इसका करोगे का आएगा, इसमें करोगे से आएगा, इसका करोगे के लिए आएगा, इसका करोगे से आएगा। ग्रामगत, गांव को गया। तो ये है सामासिक पद। ये क्या है हमारे, ये सामासिक पद है, सामासिक पद। और इनमें कौन सा समास है, इसमें कर्म तत्पुरुष, इसमें करण, इसमें संप्रदान, इसमें अपदान, इसमें संबंध और इसमें क्या है, अधिकरण। वो पूछेगा कि यहाँ सिर दर्द में समास बताइए कौन सा है, ये दे देगा ऑप्शन 4 आप, तब आपको इनके आधार पे बताना है। तो जब हम कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान, द्विगु में दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, जब तीनों का एक ही समान आधार हो गया, ये क्या है, समान और अधिकरण मतलब आधार। तो जहां समान आधार हो, समान आधार हो, उसको समानाधिकरण कहते हैं। और समान आधार क्या है, इनमें समान आधार ये है कि यहाँ पर ये कर्मधारय का हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे नीला आकाश। ठीक है। यहाँ पर इसमें द्विगु का ले लिया हमने, यहाँ पर पंचवटी, और तत्पुरुष का ले लिया हमने यहाँ पे राज। तो इसमें क्या है जी, इसमें दोस्तों आकाश की प्रधानता है, इसमें वटी की प्रधानता है, इसमें पुत्र की। तो तीनों का एक ही आधार है। तो नीला आकाश में ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपका कर्मधारय, ये कर्मधारय। पंचवटी में आपका द्विगु समास है और इसमें क्या है आपका तत्पुरुष समास। तो तीनों अलग अलग उदाहरण हो गए यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में एक कॉमन चीज है, और वो क्या है कि इनमें तीनों में ही बाद वाला शब्द प्रधान होता है। अब जब तीनों में बाद वाला शब्द प्रधान है तो इनके समान आधार हो गए, और समान आधार होने की वजह से कर्मधारय द्विगु किसके अंदर आ गया, तत्पुरुष में। तो उस कंडीशन में समास के भेदों की संख्या 4 होगी। तो जब हम कर्मधारय द्विगु को तत्पुरुष के अंदर ले लेंगे तो उस कंडीशन में समास के भेदों की संख्या 4 है। और जब हिंदी में हम कर्म और द्विगु को, कर्मधारय द्विगु को अलग पढ़ेंगे तो समास के भेदों की संख्या 6 है। तो ये क्या था हमारा तत्पुरुष समास के भेद। इसके अलावा आपको पढ़ने होंगे तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष
समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से उपभेद होंगे? एक होगा नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। दूसरा प्रादि या गतिक तत्पुरुष, प्रादि या गतिक तत्पुरुष समास। और इसके बाद में तीसरा हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। ये क्या हो जाएगा जी? उपपद तत्पुरुष समास। और ये क्या हो जाएगा जी आपका? अल्लोक तत्पुरुष, अल्लोक तत्पुरुष समास। ऐसे टॉपिक पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन 100% करके आओगे। आप गलती क्या करते हो? किसी भी टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को आप नहीं पढ़ते हो। जैसे यहां पर आ गया ए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। यहां पर शब्द आ गया अनुचित, जो उचित ना हो। प्रादि तत्पुरुष, यहाँ पे शब्द आ गया परदेश, प्रादि तत्पुरुष है जी। ठीक है, यहाँ पर आ गया कुपात्र, यहाँ पे आ गया सुपुत्र। इन सब में प्रादि तत्पुरुष है। उपपद तत्पुरुष, यहाँ पे आ गया कुंभकार, बाद वाले का कोई अर्थ नहीं होता। स्वर्णकार, ठीक है जी। ऐसे ही चर्मकार और लोहार, ये सारे के सारे क्या है? उपपद तत्पुरुष की। अल्लूक तत्पुरुष, यहाँ पे आ गया जी युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। नभचर, जो आकाश में विचरण करे। खेचर, जो आसमान मार्ग में रहे। ऐसे ही बृहस्पति, ठीक है जी। तो ये सब क्या है? वो पूछेगा आपको। तो ए ब्राह्मण, ए ज्ञान, ए विवेक किसके? नए तत्पुरुष। नए का मतलब जो किसी चीज को होने से मना करे। तो जो ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए इसमें क्या लगाया हमने? इसीलिए इसमें ए लगाया। तो जहां ए और अन उपसर्ग आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ए उपसर्ग आए या अन उपसर्ग आए, जैसे अनधिकार, अनुचित, अनसु, वो नए तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। जहां पे प्यारे दोस्तों पर उपसर्ग आ जाए, कु उपसर्ग आ जाए, सु उपसर्ग से बना शब्द आ जाए, वो सारे प्रादि या गतिक तत्पुरुष के होंगे। पर आदि, पर का मतलब क्या है? पर जैसे और भी उपसर्ग, कु और सु, ये 3 उपसर्ग जहां मिलेंगे वो प्रादि या गतिक तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा। उपपद, उप मतलब समीप, उप का मतलब क्या है? समीप। जहां समीप वाले पद यानी कि बाद वाले पद का मीनिंग ही ना हो। यहाँ कार का कोई मीनिंग नहीं है, कार का कोई मीनिंग नहीं है, कार का कोई मीनिंग नहीं है, आर का कोई मीनिंग नहीं है। पहले कुंभ का तो अर्थ है घड़ा, स्वर्ण का अर्थ है सोना, चर्म का अर्थ है चमड़ा, लोह का अर्थ है लोहा। लेकिन इसमें बाद वाले शब्द का मीनिंग नहीं है। तो जब बाद वाले शब्द का मीनिंग नहीं है तो इसको कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास। अल्लूक, लुक का मतलब होता है छिपना, और अल्लूक का मतलब है जो चीज छिपे ना, प्रकट हो जाए। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। समास विग्रह करने पर विभक्ति प्रकट हो गई, छिपी नहीं रही, में आ गया। युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो इसमें क्या आ गया? में। नभचर, आसमान में विचरण करने वाला। खेचर, आसमान मार्ग में रहने वाला क्या कहलाता है? खेचर। इसमें भी बृहस्पति, तो ये क्या होगा? सबसे बड़ा स्वामी। ठीक है, तो इसमें क्या है? का, में ये आ गया। तो जब समास विग्रह करने पर विभक्ति प्रकट हो जाए, विभक्ति छिपी ना रहे, कारक चिन्ह छिपे ना रहे, कारक चिन्ह परसर्ग प्रकट हो जाए, उसको कहते हैं अल्लूक। लुक का मतलब छिपना होता है, अल्लूक का मतलब जो चीज छिपी ना रहे। तो ये मैंने क्या कराया आपको? तत्पुरुष समास के उपभेद। इधर क्या था? तत्पुरुष समास के भेद। और ये सब क्या थे? समास के भेद। तो भेदों से उपभेदों से हो गए हम फ्री। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे अगली क्लास में, ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आज की क्लास का एक बार फीडबैक जरूर दो, क्योंकि आपने हर टॉपिक में 50% चीजें छोड़ रखी थी। पहली बार जिंदगी में आप किसी टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपकी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस हिंदी के होंगे
आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले जो पढ़ के पेपर दिए हैं उन्होंने किया। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे तो रस पढ़ना है, मुझे छंद पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये वही है, शादी का सीजन चल रहा है, तो जब शादी के सीजन में किसी ने इनवाइट किया हो तो आप वहाँ जाते तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, पहले चाट खाए कि फ्रूट्स, ठीक है, पहले गोलगप्पे खाए या मिठाई, पहले खाना खा ले या बाद में देखेंगे भी, खा कुछ नहीं पाते हो, फिर अनाप शनाप चीज़ों को रख लेते हो। और जब अनाप शनाप चीज़ें अंदर रख ली तो उसके बाद में फिर दिक्कत होगी आपको। ऐसी पढ़ाई के साथ है, जब आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, लॉजिकली नहीं पढ़ोगे, एक ही टॉपिक के बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को कंप्लीट करके आगे नहीं बढ़ोगे, वो पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। आप हर बार किसी सब्जेक्ट में 50 से 60 परफॉर्मेंस करते रहोगे और उसके आधार पे आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, उसको रखो साइड में, ठीक है। मुझे पता है, मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ हिंदी, मुझे ये भी पता है कि आप भी पहली बार हिंदी नहीं पढ़ रहे हो। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मैं कोई 2-3 साल नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ना मैं 3 से 4 महीने मांग रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपसे 50 से 60 घंटे मांग रहा हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 4 दिन मुझे दे दो, अगर घंटों के हिसाब से कहे तो 365 दिन में से आपसे मैं केवल और केवल मांग रहा हूँ प्यारे दोस्तों कुछ ही घंटे। तो इसीलिए उन कुछ घंटों में आप जिंदगी भर एक सब्जेक्ट से फ्री हो रहे हो। लेकिन आपको दिक्कत क्या है, आपको जब सीरियस होते हो नौकरी के लिए छटपटाहट होती है आपके अंदर, आज ही सब कुछ पढ़ा दे, आज ही सब कुछ क्लियर हो जाए। और वैसे सुबह से शाम तक आप कितनी बार टाइम पास करते हो, मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरह समझते हो। लेकिन जब टीचर पढ़ाने आ जाए 5 मिनट लेट, उस समय आपकी 5 मिनट कम से कम 5 किलो सोने के बराबर हो जाती है, ठीक है। और वैसे दुनिया भर में पता नहीं आपने कितने दिन, कितने साल, कितने घंटे आपने कहाँ बर्बाद किए, ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए आप सरस्वती की आराधना में हो, पढ़ाई करते समय ना कोई चीज़ कम होती, ना कोई चीज़ बड़ी, ना कोई छोटी होती है, ना कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, ना कम महत्वपूर्ण, सारी ही चीज़ें आपके काम की हैं। और आप सब्जेक्ट से फ्री हो रहे हो, तो सब्जेक्ट से फ्री होने के समय आपकी मानसिकता भी वही होनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है पेशेंस रखना, एक ही चीज़ को 2 नहीं बल्कि 3-3 बार पढ़ना। जब तक आप 2-2, 3-3 बार इस चीज़ को पढ़ दोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओगे, बिना रिवीजन किए सारे के सारे क्वेश्चन सही करोगे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं जी एक अगली क्लास में, जिसमें हम आपके समाज के वेदों वाला ये टॉपिक करा देंगे कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों। जिसको बुक चाहिए वो फ्लिपकार्ट पे विजिट कर लेना भाई, 30% डिस्काउंट आ गया है, 175 की आपको बुक मिलेगी।